नमस्कार। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं दोबारा फिर से आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की विभिन्न चैप्टर्स को अलग अलग रूपों में लेकर आई हूँ। आज हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है हमने आपको बताया भी है, और जो भी हम शिक्षण विधि या मेथड्स का यूज़ करते हैं तो इस मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्लासरूम में। कौन करता है? शिक्षक करता है। एक अच्छे शिक्षक की रूपरेखा शिक्षण विधि से स्पष्ट होती है। हम आपको आज बताएंगे कि शिक्षण विधि, किस प्रकार की शिक्षण विधि को छात्रों के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जाए या बताया जाए, जिससे कक्षा का जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप हो सके। अब ये है क्या? तो टीचिंग मेथड जो है वो एक प्रकार की प्रविधि है जिसमें शिक्षक क्लासरूम में अपनी जो पाठ्य वस्तु है उसका बेहतर रूपों में स्पष्टीकरण करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसके द्वारा बताई गई चीज़ों को या जो विषय वस्तु को कक्षा में प्रदर्शित कर रहा है वो रोचक हो, और कह सकते हैं कि बेहतर हो, सरल हो, बोधगम्य हो और छात्रों के अनुकूल हो, जिससे छात्र आसानी से समझ सकें। इसलिए टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब हम कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है आगमन एवं निगमन विधि। आगमन एवं निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन विधि, जैसा एक अगर हम उसको ट्रिक में लें तो आगमन का मतलब होता है आना और निगमन का मतलब होता है जाना। आगमन विधि जो होती है इसका प्रयोग शिक्षक कैसे कक्षा में करता है? जैसे अगर शिक्षक उदाहरणों का प्रयोग करके कक्षा में उदाहरणों का प्रयोग करके सामान्य नियमों को और सिद्धांतों को, जो नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं उनको परिलक्षित करता है या निर्मित करता है, तो उसे हम बोलते हैं आगमन। जैसे कि हम बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं, तो व्याकरण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उन्हें किसी चीज़ को परिभाषित करना बताने से अच्छा है कि अगर हम कुछ उदाहरण बताते हैं तो उदाहरण के माध्यम से बच्चा समझ जाता है कि ये या इसके सिद्धांत या इसके नियम क्या है। जैसे बच्चों को कोई वस्तु दिखा दी गई या किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया गया, किसी शहर का नाम लिख दिया गया कि राम, आगरा, और कोई वस्तु लिख दी गई पेन, तो बच्चों जब व्याकरण की दृष्टि से हम किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध करते हैं तो वो संज्ञा होती है। तो ऐसे हम समझ लेते हैं कि जब हम उदाहरण के माध्यम से नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं, तथ्यों, संप्रत्तियों इत्यादि का अवबोध करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आगमन विधि। दूसरी चीज है निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब होता है निकाली गई चीजें जो पहले से निकाल दी गई हैं, अर्थात जो नियम पहले से बन गए हैं। अब नियम जैसे मैथ्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं या साइंस में पढ़ाते हैं। साइंस में हमने बता दिया E बराबर mc², या मैथ में हमने बता दिया कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये एक फार्मूला पहले से निर्मित है। तो उस फार्मूले के आधार पर जब हम बच्चों को कोई भी न्यूमेरिकल या सवाल सॉल्व करना बताते हैं कि ब्याज ये है, मूलधन ये है, दर ये है, समय ये है, तो इसका जब स्पष्टीकरण किया जाता है तो वो होता है निगमन। अर्थात निगमन हम कह सकते हैं कि जिसमें नियम पहले से बने होते हैं, नियम पूर्व रूप में निर्मित होते हैं, बने होते हैं, और इसी नियम के आधार पर
हम उदाहरणों की संकल्पना तय करते हैं, उसी को बोला जाता है निगमन विधि। आगमन का मतलब आना और निगमन का मतलब जाना या निकलना। आने का मतलब ये होता है कि जब हम उदाहरण बच्चों को बताते हैं तो बच्चे अपने आप कॉन्सेप्ट को बता देते हैं कि हाँ ये नहीं ये है। और निगमन का मतलब ये होता है कि पहले से सिद्धांत और नियम निकल चुके हैं, यानी निकाले जा चुके हैं, यानी बनाए जा चुके हैं। तो ये तो आपको विधि समझ में आ ही गई होगी। अब हम दूसरे विधि को लेकर चलते हैं, तो हम चर्चा करते हैं। दूसरी विधि है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण विधि जो है वो भी निगमन और आगमन का ही एक स्वरूप है। संश्लेषण, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आगमन और निगमन विधि के जो प्रतिपादक प्रोफाउंडर माने जाते हैं वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जी, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन में अरिस्टोटल नाम दे दिया हो, तो इंग्लिश वर्जन में उसको इनका जो नाम है वो अरिस्टोटल होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हैं जिन्होंने निगमन और आगमन विधि को निर्मित किया, जैसे बेकन का नाम आता है। इस तरीके से कई लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तु जी हैं। संश्लेषण और विश्लेषण विधि जो होती है वो आगमन और निगमन विधि होती है, उसी का एक स्वरूप होती है। संश्लेषण जो होता है, संश्लेषण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेसाइज या सिंथेसिस। सिंथेसाइज कैसे होता है और एनालाइज कैसे होता है, कैसे कहेंगे? संश्लेषण को बोलते हैं सिंथेसिस एंड विश्लेषण को बोलते हैं एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है एकत्रित करना, सिंथेसाइज करना, संश्लिष्ट करना। संश्लेषण कैसे करेंगे? छोटे छोटे रूपों में, जब छोटी छोटी चीज़ों को निर्मित करके या एकत्रित करके जब हम एक विस्तृत स्वरूप का निर्माण करते हैं, उसी को बोला जाता है संश्लेषण। जैसे वर्णमाला से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने। वर्णमाला सबसे छोटा होता है क, और शब्द कैसे बना? जब क, म और ल को बना दिया तो ये बन गया कमल, और इसी से एक बड़ा सा वाक्य बन जाता है। यानी पहले वर्णमाला एक छोटा स्वरूप है, अंश है, उस छोटे अंश से जब पूर्ण रूप की अभिव्यक्ति होती है उसी को बोला जाता है संश्लेषण। और विश्लेषण क्या होता है? जब पूर्ण से हम अंश का निर्माण करते हैं, यानी जब हम वाक्य से वर्ण की ओर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विश्लेषण। आगमन और निगमन का ये पूरक होता है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। हर जगह जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान विषय में संश्लेषण विधि का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे रूपों में वैज्ञानिक प्रविधि को निर्मित किया जाता है, तो एक नई चीज़ें निर्मित होती हैं या नई चीज़ों का निर्माण होता है। इसलिए संश्लेषण और विश्लेषण विधि का ये एक संक्षिप्त स्वरूप मैंने आपके सामने बताया कि अंश से पूर्ण की ओर जाना संश्लेषण है और पूर्ण से अंश की ओर आना विश्लेषण है। तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं व्याख्यान में, लेक्चर मेथड। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके प्रोपाउंडर पहले से निर्मित हैं, जिन्होंने इनको निर्मित किया है। संश्लेषण विश्लेषण विधि पूरक माने जाते हैं, इसलिए इसके कहीं प्रोपाउंडर कहीं पाए नहीं गए, लेकिन एक तरीके का एक पूरक है। तो हम मान लेते हैं कि अरस्तु भी संश्लेषण और विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। व्याख्यान विधि क्या है? एक कक्षा में शिक्षक जब विषय वस्तु को, अपने टॉपिक को विस्तृत रूपों में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। व्याख्यान विधि में जब एक शिक्षक छात्रों के समक्ष कक्षा में विषय वस्तु को पढ़ाता है, बताता है, प्रदर्शित करता है, तो उस समय शिक्षक जो होता है वो प्रभावी होता है। शिक्षक प्रभावी होता है यानी महत्वपूर्ण होता है, और छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है। क्यों? क्योंकि इस विधि के द्वारा छात्र सिर्फ एक ही काम करता है, शिक्षक के लेक्चर्स को, बातों को सुनता है।
इसलिए व्याख्यान विधि में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि लगातार अपनी बातों को ही न बताए, बल्कि बीच बीच में बच्चों से भी कुछ बातों को बताने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे क्या होगा कि व्याख्यान विधि जो शिक्षक अपनी बातों को बच्चों को बता रहा है, उससे बच्चों को बोरिंग महसूस ना हो, उबाऊ न लगे। अगर ऐसा बीच बीच में शिक्षक करता है तो इससे क्या होगा, व्याख्यान विधि में रोचकता बढ़ जाएगी। जो व्याख्यान विधि में जब टीचर कुछ बता रहा होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा ठहराव होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू लगातार एक ही लय में बोलता चला जाएगा तो इससे टीचर्स के लेक्चर्स बच्चों पे एक नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए व्याख्यान विधि का प्रयोग भी कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर और साथ ही साथ इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि छात्र की निष्क्रियता प्रदर्शित न हो, बल्कि छात्र भी शिक्षक के अनुसार एक सक्रिय भूमिका में अपनी शिक्षक के प्रति अंतःक्रिया को प्रदर्शित कर सके। तो ये आपका हुआ व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट विधि हैं, लेकिन हम उनको छोटे से अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी इस हमारे द्वारा जो बताई गई ये 3 विधियां हैं, इसको आप गौरतलब कीजिए, ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।